हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो लगातार वीडियोज आ रहे हैं, आप उसके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप याद कीजिए। याद करिएगा तो आप ही को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ऐसा मतलब ये गेस किया हुआ क्वेश्चन है जो आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, तो इसलिए आप ध्यान से देखिए और समझिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझिएगा, याद नहीं कीजिएगा तो आप ही पछताइएगा। इसलिए अच्छा से इस सारे क्वेश्चंस को देखना है और याद करना है। अभी तक हम लोग ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का और पॉलिटिकल साइंस का 5 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। ठीक है, जो 4 मार्क्स में पूछा जाता है वो उसका हम लोग कर चुके हैं, और आज हम लोग इकोनॉमिक्स का कर रहे हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र का। तो आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास तथा आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावे। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आर्थिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें किसी देश की आय बढ़ने के साथ साथ लोगों के जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक, रोजगार तथा सामाजिक आर्थिक संरचना में गुणात्मक सुधार होता है। इसका उद्देश्य केवल धन बढ़ाना नहीं, बल्कि मानव कल्याण बढ़ाना है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बोलेगा तो अब देखिए, आप इस तरह से बनाइएगा। एक जगह आर्थिक विकास लिख दीजिएगा, ठीक है, एक जगह आर्थिक विकास, और एक साइड में लिख दीजिएगा आर्थिक वृद्धि। ऐसे करके आप लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो आर्थिक विकास वाला जितना भी है इसमें डाल दीजिएगा, और आर्थिक वृद्धि वाला जितना है इसमें डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए आर्थिक विकास के बारे में जान लेते हैं। इसका क्या काम है कि आय के साथ जीवन स्तर व संरचना में सुधार करना। लेकिन आर्थिक वृद्धि का राष्ट्रीय आय और उत्पादन में वृद्धि करना है। ठीक है, आर्थिक विकास हमारे जीवन स्तर और संरचना में सुधार करता है। ठीक है, आर्थिक विकास। लेकिन आर्थिक वृद्धि जो है वो राष्ट्रीय आय उत्पादन में वृद्धि करता है। ये इसका जो है गुणात्मक और मात्रात्मक होता है, लेकिन ये सिर्फ मात्रात्मक होता है। ठीक है, इसका व्यापक रूप से मतलब समाज समाज में सब जगह ये फैला हुआ है, व्यापक रूप से फैला हुआ है, लेकिन ये सीमित वर्ग तक फैला हुआ है, सीमित वर्ग तक ही है। इसमें जो HDI होता है, साक्षरता, स्वास्थ्य, रोजगार, ये सब आर्थिक विकास में मिलता है। लेकिन आर्थिक वृद्धि में सिर्फ GDP और GNP। GDP मतलब हो गया, GNP मतलब समझ ही रहे हैं कि घरेलू विकास मतलब डेवलपमेंट। क्या होता है, ग्रॉस डेवलपमेंट, सकल घरेलू उत्पाद जो होता है, सकल घरेलू उत्पाद वही बोल रहे हैं। और ये GNP का होता था सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। फिर उसके बाद मानव कल्याण और समग्र प्रगति में इसका लक्ष्य है। ठीक है, लेकिन इसका लक्ष्य क्या है, उत्पादन बढ़ाना है। ठीक है, और ये आर्थिक विकास से शिक्षा, अस्पताल, तकनीकी, रोजगार बढ़ना संभव है। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ फैक्ट्री उत्पादन को ही बढ़ाता है। ठीक है, आइए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं इसका। राष्ट्रीय आय की परिभाषा दें। इसकी गणना की प्रमुख विधियां कौन कौन सी है। राष्ट्रीय आय वह कुल आय है जो किसी देश के निवासी एक वर्ष में वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में अर्जित करते हैं। इसमें मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ आदि सभी कारक आय शामिल होते हैं। सरल शब्दों में यह देश की आर्थिक गतिविधियों से उत्पन्न कुल आय को दर्शाती है। राष्ट्रीय आय की गणना की प्रमुख विधियाँ। उत्पादन विधि, इस विधि में अर्थव्यवस्था, मतलब राष्ट्रीय आय गणना की जो प्रमुख विधियाँ हैं, उत्पादन विधि में जो है, इस विधि में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, कृषि, उद्योग, सेवा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को जोड़ा जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं को नहीं जोड़ा जाता है। आय विधि इसमें उत्पादन कारकों को मिलने वाली कुल आय, मजदूरी, किराया, ब्याज, लाभ को जोड़ा जाता है। व्यय विधि, इस विधि में अंतिम वस्तुओं व सेवाओं पर किए गए कुल व्यय, उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यात को जोड़ा जाता है। अब मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को दूर कर मुद्रा ने आर्थिक गतिविधियों का सरल, संगठित और तेज बनाया है। पहले क्या था, वस्तु विनिमय था,
यानी वस्तु का आदान प्रदान करना था, ठीक है। तो वस्तु का आदान प्रदान करके हम लोग अपना क्या करते थे, कुछ कोई सामान लेते थे, अपना पेट भरते थे कि हाँ हम तुमको 1 किलो गेहूँ देते हैं तो तुम हमको ये सामान दे दो, हम 1 किलो चावल लेते थे तो ये सामान दे दो। इस तरह से वस्तु विनिमय का माध्यम था पहले, लेकिन उसी का रूप जो ले लिया, मुद्रा ले लिया, मनी पैसा ले लिया कि ना अब जो भी कागज का जो पैसा होता है, मुद्रा होता है, उसके द्वारा क्या किया गया, गतिविधि को सरल, संगठित और तेज बनाया गया। मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है ये भी जान लीजिए। क्या मुद्रा का आर्थिक महत्व जो है आपका, पहला नंबर जो हो जाएगा विनिमय का माध्यम। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं को आदान प्रदान करने को सुगम बनाती है। मूल्य मापन का साधन, सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में व्यक्त किया जाता है। मूल्य संचय, लोग भविष्य के लिए अपनी आय को मुद्रा के रूप में बचा सकते हैं। स्थगित भुगतान का मानक, उधार लेन देन मुद्रा के कारण संभव है। उत्पादन और व्यापार में वृद्धि, मुद्रा के कारण बाजार का विस्तार होता है जिससे निवेश, उत्पादन और रोजगार बढ़ते हैं। आर्थिक विकास का आधार बैंकिंग, उद्योग, वेतन प्रणाली और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मुद्रा पर निर्भर करते हैं। तो समझ में आया कि मुद्रा का आर्थिक महत्व क्या है। चलिए अब हम लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ये जो कि 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको पक्का याद करके जाइएगा आप लोग। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन के क्या कारण हैं? तो बिहार प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न होने के बावजूद आर्थिक रूप से पिछड़ा राज्य माना जाता है। इसका मुख्य कारण, प्रमुख कारण जो है औपनिवेशिक विरासत। ब्रिटिश काल में उद्योगों का विकास नहीं, इससे आधार कमजोर रहा, ठीक है। शुरुआत ही इसका गड़बड़ था। खनिज क्षेत्रों का विभाजन हो गया, झारखंड जब अलग हुआ तो अधिकांश खनिज क्षेत्र जो है अलग हो गए, नहीं झारखंड में चले गए, जिसके कारण से बिहार का आर्थिक पिछड़ापन रह गया, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं कारण, बाढ़ और सूखा कृषि का नुकसान पहुंचाता है। यहाँ पे कृषि का कम उत्पादकता, पारंपरिक खेती, सिंचाई की कमी, छोटे जोत, औद्योगिकरण का अभाव, बड़े उद्योग व निवेश कम होता है। मानव संसाधन पलायन, शिक्षित और कुशल श्रमिक बाहर चले जाते हैं। जानबे करते हैं कि बिहार के अधिकतर लोग बाहर ही रहते हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया और जगह गुजरात वगैरह, ये सब सारे जगह पे बिहारी आपको मिल ही जाएंगे। शिक्षित और कुशल श्रमिक, तो जो कुशल श्रमिक है वो भी बाहर चले जाते हैं और जो शिक्षित लोग होते हैं वो भी बाहर जाकर ही थोड़ा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए वो बाहर चले जाते हैं, ठीक है। आधारभूत संरचना की कमी होने के कारण यहाँ पे सड़क, बिजली, औद्योगिक और सुविधाएं अपर्याप्त ढंग से है, अपर्याप्त है, इसके कारण से भी बिहार आर्थिक पिछड़ेपन में है, ठीक है। हम लोग मुद्रा के आर्थिक महत्व तो देख लिए थे, अब मुद्रा के कार्य और लाभ के भी बारे में जान जाते हैं। ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आप समझ लिए। मुद्रा के कार्य लिखें तथा इसके लाभ क्या है। तो मुद्रा के कार्य जो है विनिमय का सामान्य माध्यम हो चुका है। पहले वस्तुओं के द्वारा, मतलब वस्तुओं के आदान प्रदान के अदल बदल करके खरीद बिक्री किया जाता था, लेकिन अब क्या है, मुद्रा से सभी वस्तुएं मुद्रा के माध्यम से खरीदी बेची जाती है। मूल्य का मानक, कीमतें तय करने का आधार मुद्रा है। कीमत तय करने का, हाँ इसका 100 रुपया, इसका 150, ऐसे करके मुद्रा के हिसाब से ही हम लोग कीमत तय करते हैं। भविष्य भुगतान का आधार, किस्त, वेतन, ऋण आदि का निपाटन संभव है, ठीक है। मूल्य का संचय करना, धन बचाकर भविष्य की आवश्यकताओं को हेतु रखा जा सकता है, जैसे कि हम लोग धन बचाकर बैंक में जमा कर देते हैं, ठीक है। और तो वो सब क्या है, बाद में भविष्य के लिए हम लोग का आवश्यक हो जाता है, फायदा करता है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, बैंक, चेक, डिजिटल भुगतान से धन हस्तांतरित करना। अब क्या है कि बहुत लोगों के पास कैश नहीं रहता है तो सीधा चेक दे देता है कि जाइए, या डायरेक्ट ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। समझ ही रहे बात को, तो मुद्रा के कार्य यही है। अब मुद्रा के लाभ जो है वो क्या हो गया, व्यापार में गति और सरलता लाया गया। पहले काफ़ी दिक्कत हो जाता था कि आप महंगे वस्तु दे के सस्ते वस्तु ले लेते थे, ठीक ना, लेकिन अब मुद्रा आने से फ़ायदा ये हुआ है
कि अब सारे का मतलब दाम सीमित, मतलब एकदम कीमतें हैं ना, उसको तय कर दिया गया, दाम तय कर दिया गया हुआ है, जिससे आप मुद्रा से उसको खरीद सकते हैं। तो व्यापार में गति और सरलता आई है, समय व श्रम की बचत हुई है। ठीक है। बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है, बचत, निवेश व पूंजी निर्माण में सहायता मिला है, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विकास हुआ है श्री मुद्रा की वजह से। चलिए, अब 6 नंबर क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। व्यावसायिक बैंक के प्रमुख कार्यों की विवेचना करें। व्यावसायिक बैंक वे बैंक होते हैं जो जनता से धन जमा करते हैं और जरूरतमंद लोगों को ऋण देते हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक। ये देश का आर्थिक गतिविधियों को सुचारू बनाते हैं। बैंकों के प्रकार: जमा स्वीकार करना, बचत खाता, चालू खाता और सावधि जमा। ऋण देना, व्यापार, उद्योग, कृषि तथा व्यक्तिगत कार्यों हेतु ऋण देना। क्रेडिट निर्माण, जमा धन के आधार पर ऋण देकर मुद्रा की आपूर्ति बढ़ाना। भुगतान सुविधा, चेक, ड्राफ्ट, एटीएम, ऑनलाइन बैंकिंग। ठीक है। एजेंसी कार्ड जो हो गया, बिल व चेक संग्रह, बीमा प्रीमियम जमा, सुरक्षित सुविधा, लॉकर सुविधा प्रदान करना। ये सब व्यावसायिक बैंक का काम है, प्रमुख काम है। तो आपको थोड़ा बहुत भी इसके बारे में जानकारी होगा तो आसानी से आप लिख के चले आइएगा। ठीक है। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 4 मार्क्स का। ठीक है। तो अभी जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं, पूरा उम्मीद है इसी में से आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है। या फर्स्ट शिफ्ट हो या सेकेंड शिफ्ट हो, जो भी देख रहे हैं बच्चे ध्यान से देखिए। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता के कौन कौन अधिकार हैं? प्रत्येक अधिकार को सुधारण लिखे। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए वस्तुएं या सेवाएं खरीदता है और उपयोग करता है, न कि पुनः बिक्री के लिए। उपभोक्ता मतलब समझिए क्या हो गया, कि जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं को खरीदता है, चाहे वस्तुओं का उपयोग करता है। ये नहीं है कि हम लोग खरीद के उसको बिक्री कर दिए, ठीक है, बेच दिए, तो वो उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। उपभोक्ता के अधिकार यानी उदाहरण सहित उपभोक्ता के जो अधिकार है, उपभोक्ता का जो अधिकार है, पहला जो है सुरक्षा का अधिकार, यानी जो भी हानिकारक वस्तुओं है उससे सुरक्षा। ठीक है। हानिकारक वस्तुओं को क्या खरीदेंगे हम लोग, जो हम लोग के लिए सही नहीं है उसको क्यों खरीदेंगे? तो सबसे पहला काम तो सूचना का अधिकार होना चाहिए, सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, कि हमको खराब गैस सिलेंडर नहीं मिलना चाहिए। इस तरह से ये उपभोक्ता हो गया। ठीक है। और सूचना का अधिकार भी होना चाहिए, कि वस्तु की गुणवत्ता, उसमें कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसके बारे में हमको सूचना पता रहना चाहिए, उसमें लिखा भी रहना चाहिए कि हाँ, ये इस प्रोडक्ट से बन के मिल के बना हुआ है, इसका मूल्य, तिथि, जानकारी, ये सारा चीज़ उसमें लिखना चाहिए, तभी जाकर ये उपभोक्ता का अधिकार है। ठीक है। ये हम लोग को जानना अधिकार है, सूचना है, मतलब किसी पैकेट पे अगर एमआरपी नहीं है, समाप्ति तिथि नहीं दिया गया हुआ है, तो उसका वस्तु की गुणवत्ता की हम लोग नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है। तो ऐसे चीज़ को हम लोग खरीदेंगे भी नहीं, इसलिए एकदम सही जानकारी होना चाहिए। ठीक है। उदाहरण, पैकेट पर एमआरपी व समाप्ति तिथि देखना। चयन का अधिकार, और मेरा मनपसंद जो भी वस्तु होगा हम उसी को चुनेंगे। ठीक है। मेरा मन होगा कि हम इस कंपनी का सामान खरीदें, किसी और का मन होगा कि नहीं वो उस सामान खरीदे। अलग अलग कंपनी के मोबाइल खरीद सकते हैं, कोई ओप्पो का, कोई वीवो का, इस तरह से पसंद करके मनपसंद वस्तु खरीद सकता है। ठीक है। तो यही हो गया, इसका उदाहरण क्या हो गया, अलग अलग कंपनी का मोबाइल में से चुनना। ये चयन का अधिकार उपभोक्ता का है, कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा कि नहीं तुमको वीवो का ही मोबाइल लेना है, सैमसंग का ही लेना है, ऐसा कोई नहीं करता है। और आप लोग भी जानते हैं कि सबका अधिकार है कि वो अपना मनपसंद वस्तु खरीदे। सुनवाई का अधिकार, अगर गलत चीज़ खरीद लिया हम लोग, कोई या कोई गलत चीज़ बेच दिया हम लोग को, उपभोक्ता का अधिकार क्या है कि वह शिकायत दर्ज करेगा, तो उस पर सुनवाई होना जरूरी है। उदाहरण, उपभोक्ता अदालत में केस कर सकते हैं। ठीक है। क्षतिपूर्ति का अधिकार, अगर नुकसान और मुआवजा पाना, हाँ मतलब अगर कोई वस्तु नहीं कहता है कि हमारे इतना साल की वारंटी देते हैं ये सब, अगर ख़राब फ्रिज पर पैसा वापसी, मतलब ख़राब फ्रिज खरीद लिए हम लोग, उसे पैसा वापस करो मेरा, गलत सामान दिए हो तो पैसा वापस करेगा ना। चलिए आइए, अब है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, अपने अधिकारों की जानकारी पाना,
ये उपभोक्ता का सबसे मेन अधिकार है। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। मानवाधिकार अधिकार के महत्व को लिखे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीवीआई क्वेश्चन, इसको याद करके जाइएगा जरूर। मानवाधिकार वे मूल अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को केवल मानव होने नाते प्राप्त होते हैं, जैसे जीवन, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार। मानवाधिकारों का महत्व है मानव गरिमा की रक्षा, प्रत्येक व्यक्ति सम्मान पूर्वक जीवन जी सके, स्वतंत्रता की गारंटी, विचार, अभिव्यक्ति और धर्म की स्वतंत्रता, समानता की स्थापना, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव समाप्त, शोषण से सुरक्षा, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी आदि से संरक्षण, न्याय की प्राप्ति, अन्याय होने पर कानूनी सहायता, लोकतंत्र को मजबूत करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा से लोकतंत्र सुदृढ़ करना। ठीक है, ये मानव का अधिकार है, मनुष्य का अधिकार है। ये सब सामाजिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और अवसरों की उपलब्धता मानव का अधिकार है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हो जाएगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु बनाया गया था, कानून था। जैसे कि अभी भी पढ़े ना, उपभोक्ता किसको कहते हैं, तो जो खरीद कर अपने उपयोग के लिए खरीदे, ना कि बेचने के लिए खरीदे। ठीक है, देखिए, तो उपभोक्ता अधिकारों की मान्यता देना इस अधिनियम का, उपभोक्ता के जो अधिकार थे वो पीछे हम लोग पढ़ भी लिए हैं। तो जैसे कि सुरक्षा, सूचना, चयन, सुनवाई, क्षतिपूर्ति व शिक्षा व अधिकार, ये उपभोक्ता अधिकारों की मान्यता को क्या करना था कि मतलब इसको मान्यता देना था। ठीक है, 3 स्तरीय न्याय व्यवस्था, एक जिला में राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। अगर जिला में आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप राज्य में जाइए, राज्य में नहीं मिलता तो राष्ट्र पे जाइए। यह सरल व सस्ती प्रक्रिया, बिना वकील भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। त्वरित न्याय, उपभोक्ता मामलों का शीघ्र निपटारा होना चाहिए। क्षतिपूर्ति का प्रावधान, हानि होने पर मुआवजा जल्दी मिलना चाहिए। सेवाएं भी शामिल होना चाहिए, बैंक, बीमा, परिवहन, बिजली आदि सेवाएं कानून के अंतर्गत आनी चाहिए। ठीक है, अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक, यानी भ्रामक विज्ञापन, मिलावट पर कार्रवाई, कोई मिलावट करके बेच रहा है सामान, उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। यही उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की मुख्य विशेषता है। सबसे बेस्ट क्वेश्चन 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस 10 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन आप 100% आ ही जाएगा, अगर आप गौर से बढ़िया से अगर इसका देख लिए हैं वीडियो। तो बिहार पर वैश्वीकरण के प्रभाव, वैश्वीकरण से बिहार की अर्थव्यवस्था व समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। सकारात्मक प्रभाव, बाहरी निवेश व बाजार से व्यापार के अवसर बढ़े हैं। संचार, परिवहन व सड़क जैसी सुविधाओं में सुधार, शिक्षा व आईटी क्षेत्र के प्रति जागरूकता बढ़ी है। कृषि उत्पाद के लिए बड़े बाजार उपलब्ध हुए हैं। स्थानीय इसका नकारात्मक प्रभाव क्या हुआ है, स्थानीय कुटीर व लघु उद्योग प्रतिस्पर्धा से नुकसान हो गया है। बड़े पैमाने पर श्रमिकों का पलायन हो गया है। पारंपरिक संस्कृति पर बाहरी प्रभाव पड़ा है। आर्थिक असमानता में वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के कारण। वैश्वीकरण का मतलब होता क्या है, बिहार पर वैश्वीकरण का जो प्रभाव था, वैश्वीकरण से बिहार की अर्थव्यवस्था और समाज पर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़े हैं। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण मतलब है ग्लोबलाइजेशन, यानी बाहरी वस्तु को ज़्यादा, बाहरी निवेश व बाजार व्यापार के अवसर बढ़ गया। बाहर के लोग आके यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, वही समझ रहे हैं बात को। तो अर्थशास्त्र के लिए ये 10 क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग बढ़िया से पढ़िए, अच्छे से याद करके जाइए। पूरी उम्मीद है कि इसी में से आपको क्वेश्चन टकराया जाएगा, 100% आएगा। आप स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो। और आगे जो भी वीडियो आ रहे हैं आपके एग्ज़ाम होने तक, रोज़ देखिए वीडियो। ठीक है, वीडियो आपको आते रहेंगे, आप देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।